A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome back to my channel BioMentor. आज हम यूनिट नंबर 3 MD-CAT क्रोमोसोम एंड डीएनए लेक्चर नंबर 8 जो है स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमाटिड, सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर, जीन एज ए बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, DNA replication, hypothesis of DNA replication, Richardson and Stahl experiment, DNA replication, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग इन 1882। तो सबसे पहले हम जो है कुछ स्पीशीज दी गई हैं, उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं। जैसा कि पेंसिलियम है, पेंसिलियम में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाए तो इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 हैं, तो हप्लॉयड की बात करेंगे 1 हो जाएगा। इसी तरह फंज है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 1000 है। मॉस्किटो है 6 है, हनी बी है 32 है, कॉर्न है 20 और माउस है 40 है, ह्यूमंस 46, फ्रॉग 26, शुगर केन 80। ये जो नंबर दिए गए हैं आपके कोर्स कंटेंट्स के मुताबिक जो है इसके जो है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए गए हैं, और अगर हप्लॉयड की बात होगी तो डेफिनेटली आप इसको हाफ करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो स्ट्रक्चर ऑफ अगर क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें क्रोमाटिड है, सेंट्रोमियर है जिसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन रीजन कहते हैं या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रीजन है। तो ये जो सेंट्रोमियर वाला रीजन है इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसके अलावा बाकी जो रीजन है उसमें कहीं पे फिर जो है कंस्ट्रक्शन अंदर की तरफ दबा हुआ थोड़ा सा क्रोमोसोम होगा, उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। कैरियोटाइप पार्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस, किसी भी इंडिविजुअल में मौजूद जो क्रोमोसोम की अरे है उसको किसका नाम देंगे? कैरियोटाइप का नाम देंगे। ये देखें जी डायग्राम में आप देखें, ये सेंट्रोमियर रीजन है, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, जबकि ये देखें ये इसका आर्म मौजूद है। उसके बाद ये दिखाया गया है कि एक जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए मौजूद है या उसमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है। ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है ये हिस्टोन है एक्चुअली, और बाकी जो है ये थ्रेड लाइक ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है ये क्या है? डीएनए एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको क्या कर रहा है? कॉइल कर रहा है। नेक्स्ट जो है इन डायग्राम में वाज़े तौर पे आप देखेंगे कि ये देखें सेंट्रोमियर का रीजन है जिसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, और ये जो नेक्स्ट आपको ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नजर आ रही है, मतलब ये अंदर की तरफ दबी हुई स्ट्रक्चर है जिसको हम सेकेंडरी जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का नाम देंगे। और उसके बाद ये जो क्रोमोसोम, अब ये जो थोड़ा सा पोर्शन अलग हो गया अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, इसको अब क्या कहेंगे? सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। उसके बाद जो है ये एक क्रोमोसोम 2 क्रोमाटिड दिखाए गए हैं, सेंट्रोमियर के जरिए अटैच हैं। ये एक क्रोमाटिड है, ये उसका दूसरा क्रोमाटिड है, तो ये आपस में क्या हुए? सिस्टर क्रोमाटिड हुए। उसके बाद जो है नेक्स्ट एनाफेज में कुछ शेप जो है ऑब्जर्व की जाती है क्रोमोसोम की। फॉर एग्जांपल जो है आई शेप और उसके बाद वी शेप और जे शेप जो है क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम जो है आई शेप है, ये जो शेप है, और उसके बाद ये वी शेप जो है क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये जो शेप है ये इसकी आप पोजीशन की बेस पे इनके डिफरेंट नेम है इस शेप के। फॉर एग्जांपल टीलोसेंट्रिक है अगर टॉप पे सेंट्रोमियर होगा, अगर टॉप से थोड़ा सा बिलो होगा तो इसको एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, जबकि अबाउ मिडल पॉइंट होगा तो इसको सब मेटासेंट्रिक कहेंगे, जबकि मिडल में होगा सेंट्रोमियर तो इसको क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक कहेंगे। तो ये जो शेप है किस पे डिपेंड कर रही है? लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर पे डिपेंड कर रही है, और जिसको आप एनाफेज के वक्त क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद जो है कंपोजिशन है, क्रोमोसोम की कंपोजिशन है। क्रोमोसोम की जब कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें आप देखते हैं डीएनए जो है 40% है, जबकि प्रोटीन जो है इसमें 60% है, और उसके बाद इसमें आरएनए भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। और इसमें जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है एक्चुअली जब ये मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है पॉजिटिवली चार्ज रखती है, जबकि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो नेगेटिवली चार्ज रखता है। इस तरीके से डीएनए क्या करता है? डीएनए जो है इस हिस्टोन प्रोटीन को कॉइल कर लेता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसका फॉस्फेट ग्रुप रखता है तो इस हिस्टोन को क्या कर लेगा? कॉइलिंग शो कर देगा। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इन स्ट्रक्चर में ये जो है
हिस्टोन प्रोटीन नजर आपको आ रही है और उसको डीएनए जो है क्या कर रहा है, कॉइलिंग जो है वो कर रहा है जो डीएनए का मॉलिक्यूल। इस तरीके से एक न्यूक्लियोसोम जो है स्ट्रक्चर बन रही है। एक हिस्टोन प्रोटीन दूसरी प्रोटीन के जरिए जो है किसके जरिए जुड़ी हुई है, लिंकर प्रोटीन के जरिए जुड़ी हुई है। नेक्स्ट जो है कंपोजिशन के बाद हम टीलोमियर्स की बात करते हैं। यूक्रियोट्स हैव अ रिपीटिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस कॉल्ड टीलोमियर। यूक्रियोट्स जो है वो क्या रखते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस रखते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, जिसको टीलोमियर्स कहते हैं, जो कि एक्चुअली क्रोमोसोम के बिल्कुल टिप पे मौजूद होता है। ऐसे समझे कि ये क्रोमोसोम की कैप होती है जिसको टीलोमियर कहते हैं। इस पे कोई जीन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, जस्ट एक सिंगल वन न्यूक्लियोटाइड रिपीटिंग यूनिट्स मौजूद होते हैं। इसका काम क्या है, जब मेटाफेज में क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करते हैं तो एक्चुअली ये दूसरे के साथ, दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैचमेंट से ये स्ट्रक्चर जो है क्या करती है, प्रिवेंट करती है, ये जो टीलोमियर स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट जो है हम मूव करते हैं डीएनए एज अ बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। हमेशा जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस को डिटरमाइन करती है किसी भी प्रोटीन में। आप देख सकते हैं ये एक डीएनए मौजूद है, इस डीएनए, ये जो डीएनए मौजूद है, ये डीएनए आगे क्या बना रहा है, प्रोटीन वगैरह बना रहा है। मतलब ये डीएनए एमआरएनए बनाएगा और उस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है डीएनए रेप्लिकेशन है, हाइपोथेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, मिचेल्सन-स्टॉल एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम रेप्लिकेशन मॉडल देखते हैं। 3 मॉडल दिए गए थे रेप्लिकेशन के, एक कंजर्वेटिव मॉडल था, एक सेमी कंजर्वेटिव था, एक डिस्पर्सिव था। जो कंजर्वेटिव मॉडल को सपोर्ट करते थे वो ये कहते थे कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो उसका जो पेरेंट डीएनए है वो वैसे रहता है और उसके बिल्कुल ही अपोजिट जो है वो दूसरा जो है डीएनए बनाता है जो पेरेंट से बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। जबकि सेमी कंजर्वेटिव जो रेप्लिकेशन है उसके जो सपोर्टर हैं वो ये कहते थे कि जो डीएनए जब आगे रेप्लिकेट करता है तो एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है, वो पेरेंट जो स्ट्रैंड होता है वो अपना क्या बनाता है, एंटी पैरेलल बिल्कुल क्या बनाता है, स्ट्रैंड बनाता है। जिस तरह आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है और ये बिल्कुल अपने मुखालिफ एंटी पैरेलल न्यू स्ट्रैंड बना रहा है। इस तरह ये पेरेंट स्ट्रैंड है और उसके बिल्कुल मुखालिफ डॉटर स्ट्रैंड जो है ये न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, उसके बिल्कुल ये एंटी पैरेलल। तो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था। जबकि डिस्पर्सिव मॉडल क्या कहता है, डिस्पर्सिव मॉडल ये कहता है कि जो डिस्पर्सिव मॉडल है वो ये कहता है कि ये जो रेप्लिकेशन है, ये रेप्लिकेशन जो है इसमें जिस तरह कंजर्वेटिव में बताई गई है सेमी कंजर्वेटिव, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो ओल्ड स्ट्रैंड है, जो पेरेंट स्ट्रैंड्स होते हैं और उसके बाद जो न्यू स्ट्रैंड होते हैं वो बिल्कुल ही आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिक्सचर बन जाता है। जैसा कि आप ये फर्स्ट एप्लीकेशन के नतीजे में देख रहे हैं, 2 डीएनए के ये स्ट्रैंड हमें हासिल हुए हैं, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल और ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या है, मिक्सचर है, मिक्स है। इसमें कोई हमने ऐसी बात नहीं की कि एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा एक न्यू होगा, या इसमें हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो कंजर्वेटिव में किया है कि एक ओल्ड डीएनए होगा और दूसरा जो है उसके बिल्कुल न्यू डीएनए बन जाएगा, बल्कि इसमें क्या होगा, मिक्सचर हो। तो इस तरीके से जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है, और इसको प्रूव जो किया कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, इसको मिचेल्सन एंड स्टॉल 2 साइंटिस्ट इन्होंने जो है क्या किया, प्रूव किया कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। इस मकसद के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया की जो है स्ट्रेन यूज की और उनको हैवी मीडियम में रखा, N15 मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो कराया, जबकि वो नॉर्मल पहले अपना डीएनए जो रखता होगा उसमें जो नाइट्रोजन होगी N14 होगी। जब इसको रेप्लिकेशन के नतीजे में ग्रो कराया गया तो उसके नतीजे में कुछ जो है सैंपल जो है क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया N14 में, और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया गया, टेक द सैंपल आफ्टर 0 मिनट्स एंड 20 मिनट्स आफ्टर द 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन एंड 40 मिनट्स 2 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। तो जब उन्होंने ये रिजल्ट देखा, इसमें ग्रो कराया और उसके बाद फिर ट्रांसफर इधर कराया N14 में, तो उन्होंने जो रिजल्ट देखे सेंट्रीफ्यूगेशन के नतीजे में, तो उन्होंने ये 3 जो है आप टेस्ट ट्यूब देख रहे होंगे, जो सबसे ज्यादा N15 हैवी आइसोटोप रखते थे वो इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में नीचे बैठ गए, जबकि जो लाइट रखते थे वो यहाँ पे N14 और N15 स्टैंड रखते थे वो सेंटर में आ गए, और जबकि जो N14 स्टैंड रखते थे दोनों वही क्या है, सबसे ऊपर जो है क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये बात साबित की कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है वो सेमी कंजर्वेटिव हो रही है, क्योंकि हमें ये पैटर्न हासिल हो रहे हैं। तो
जो कि N14 और N15 है, और इसी तरह उसके बाद N15, N15 और N14, N14 पैटर्न हासिल होती है, जो कि हम देखें तो ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का ही नतीजा है। उसके बाद जो है हम डीएनए रेप्लिकेशन पे आ जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में जो है जो कंपोनेंट, जो चीजें इन्वॉल्व हैं, एंजाइम, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हेलिकेज है। हेलिकेज क्या करता है? डबल हेलिक्स को क्या करता है? ब्रेक करता है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डबल स्ट्रैंडेड के दरमियान, उनको ये तोड़ता है। और उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है। सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है? ये SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, ये दोबारा उनको रिकॉइल नहीं होने देती डीएनए के स्ट्रैंड को। और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज जो है कैटलाइज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और बैक्टीरिया में इसकी 3 टाइप्स हैं। पॉलीमरेज फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। और जबकि इसके जो रेप्लिकेशन की स्पीड है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड है। कैनॉट इनिशिएट द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन को खुद तरीके से जो है इनिशिएट नहीं कर सकता। ऐड दी न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। कौन से एंड पे? 3 एंड पे ऐड करेगा। और हमेशा जो रेप्लिकेशन प्रोसीड होगी, रेप्लिकेशन जो प्रोसीड होगी वो 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। उसके बाद प्राइमेज एंजाइम है। प्राइमेज एंजाइम जो है क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट आरएनए प्राइमर करेगा। और इसमें आमतौर पे ये जो प्राइमर की जो सीक्वेंस, इसमें जो मौजूद न्यूक्लियोटाइड होगी 10 तक हो सकती हैं। उसके बाद डीएनए लाइगेज है, जो कि क्या करेगा? फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ेगा। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट ये समरी डीएनए रेप्लिकेशन की देख लेते हैं। ये आप एक डीएनए का स्टैंड देख रहे हैं। ये 5 से 3 प्राइम स्टैंड है, जबकि ये 3 से 5 प्राइम स्टैंड है। तो आप देखें ये डीएनए हेलिकेज ने इसको क्या किया है? अनजिप किया है। और हेलिकेज ने जब अनजिप किया है तो ये 5 से 3 प्राइम स्टैंड बना है। और ये क्या है? 3 से 5। तो ये जो 5 से 3 है इसको लीडिंग स्टैंड कहते हैं। और जबकि जो दूसरा उसके मुखालिफ पड़ा हुआ है उसको लैगिंग स्टैंड कहते हैं। हमेशा जो लीडिंग स्टैंड है इसमें जो रेप्लिकेशन हो रही है वो टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क हो रही है। और जो लैगिंग स्टैंड है इसमें रेप्लिकेशन जो है अवेयर रेप्लिकेशन फोर्क हो रही है। आप देख रहे हैं ये स्टैंड क्या करेगा? ये इधर रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ मूव कर रहा है। जबकि ये स्टैंड जो है आप देख रहे हैं ये जो एंटी पैरेलल स्टैंड बन रहा है ये बिल्कुल इस रेप्लिकेशन फोर्क से अवे मूव कर रहा है। लेकिन आप बात याद रखेंगे इसकी डायरेक्शन भी 5 से 3 प्राइम एंड है। हमेशा 3 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड कोई भी ऐड हो रही है। और इसमें भी अगर आप डायरेक्शन पे गौर करें तो ये भी 5 से 3 प्राइम एंड डायरेक्शन है। हमेशा जो न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होगी 3 एंड से ऐड होगी। लेकिन आप इस साइड पे देखेंगे फ्रेगमेंट बनते हैं, क्योंकि जब यहां से एक यहां तक फ्रेगमेंट बनेगा तो ये फिर अनजिप कर जाएगा, तो फिर दोबारा उसको इधर आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे बनेगा। तो फिर क्या करेगा? डीएनए लाइगेज जो है इनको क्या कर देगा? अटैच कर देगा। तो यही पॉइंट्स इधर लिखे हैं। फर्स्ट पे देखें हेलिकेज अनवाइड पेरेंटल डबल हेलिक्स। सेकंड पे लिखा है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज द अनवाउंड पेरेंटल डीएनए। थर्ड पे लिखा है लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटीन्यूअसली इनटू 5 to 3 डायरेक्शन बाय द डीएनए पॉलीमरेज। फोर्थ पे लिखा है द लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिस्कंटीन्यूअसली। प्राइमेज इज सिंथेसाइज्ड ए शॉर्ट आरएनए प्राइमर व्हिच इज एक्सटेंड बाय डीएनए पॉलीमरेज टू फॉर्म एन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। उसके बाद 5वें नंबर पे लिखा है आफ्टर द डीएनए प्राइमर इज रिप्लेस्ड बाय द डीएनए बाय अनदर डीएनए पॉलीमरेज डीएनए लाइगेज जॉइन द ओकाज़की फ्रेगमेंट्स टू द ग्रोइंग स्ट्रैंड। तो ओवरऑल ये डायरेक्ट आपने देख लिया ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है किस तरह एक रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। और डीएनए जो है एक डीएनए से जो है आगे 2 डीएनए मान रहे हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ आप जीन एक्सप्रेशन पे आ जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ जो जीन एक्सप्रेशन है इसमें हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं ये डीएनए का स्टैंड है, इससे आगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का स्टैंड बन रहा है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। और इस आरएनए से आगे प्रोटीन बन रही है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कह रहे हैं। ये जो होल प्रोसेस है जिसमें 2 स्टेप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इन्वॉल्व है, इस होल प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले जो है अभी आपको बता चुका हूं कि जिसमें डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन में भी हमेशा जो है रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है। ट्रांसक्रिप्शन में आप देख रहे थे डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व था, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व है। इसमें भी हमेशा जो है 5 to 3 डायरेक्शन जो है आरएनए जो है क्या करेगा? सिंथेसाइज होगा। उसके बाद प्रोकैरियोट्स में जो है ओनली 1 टाइप ऑफ आरएनए सिंथेसाइज 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, जबकि यूकैरियोट्स में क्या करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज
जो 3 टाइप्स है, पॉलीमरेज फर्स्ट है वो राइबोसोमल आरएनए तैयार करता है, जो पॉलीमरेज सेकंड है वो एमआरएनए तैयार करता है, और उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो क्या तैयार करेगा, ट्रांसफर आरएनए जो है क्या करेगा, तैयार करेगा। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, इसमें जो है 4 स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। बाइंडिंग है, इनिशिएशन है, थर्ड पे इलॉन्गेशन है, फोर्थ पे टर्मिनेशन। फर्स्ट पे देखें बाइंडिंग में क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द प्रोमोटर ऑन द टेम्पलेट स्टैंड, प्रोमोटर से स्टार्ट होती है बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रोमोटर। सबसे पहले आरएनए जो है वो क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोमोटर एंड पे बाइंड करता है। 2 बाइंडिंग साइड होती हैं। प्रोमोटर अगर साइड देखें तो अगर हम प्रोक्रियोर्स की बात करें तो ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस है, और उसके बाद ये नंबर शो हो रही हैं जो कि प्रोक्रियोर्स में शो हो रहे हैं, जबकि यूक्रियोर्स में ये सीक्वेंस का जो है पैटर्न होता है 75 और उसके बाद क्या है 25 जो है। उसके बाद इनिशिएशन पे आ जाए, सिग्मा फैक्टर फॉर द करेक्ट इनिशिएशन है, रिलीज आफ्टर स्टार्टिंग द प्रोसेस। एक्चुअली जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है उसके 2 कंपोनेंट हैं, एक सिग्मा फैक्टर है, कोर एंजाइम है, तो सिग्मा फैक्टर बाइंडिंग में रोल प्ले कर रहा है, बाइंड करा रहा है, जबकि आगे कोर एंजाइम क्या करेगा, प्रोसेस को इलॉन्गेशन की तरफ लेके जाएगा। तो हम इलॉन्गेशन की स्टेप की तरफ आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब ओनली द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। उसके बाद जो है जिस स्ट्रैंड को डीएनए बनेगा ट्रांसक्राइब करेगा, आरएनए पॉलीमरेज उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट या एंटी सेंस स्ट्रैंड का नाम देते हैं, जबकि दूसरा जो स्ट्रैंड होता है उसको कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड का नाम देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बबल्स बनते हैं जो कि डीएनए मूव डाउन द डीएनए लीविंग ग्रोइंग स्ट्रैंड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बबल्स। इस बबल वाली साइड जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बन रहे हैं, इससे ही आगे क्या बन रहा होगा, एमआरएनए का स्ट्रैंड जो है निकल रहा होगा। टर्मिनेशन है, स्टॉप सीक्वेंस आएगी, स्टॉप सीक्वेंस से टर्मिनेशन हो जाएगी, सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर आएगा, और जीसी बेस पेयर जो है एटी बेस पेयर को फॉलो कर रहा होगा, जीसी हेयर पेन बनेगी, जिसको आप इधर डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये देखें, मैंने आपको कहा है एटी को फॉलो कर रहा होगा जीसी, ये देखें एटी बेस पेयर है, इसको फिर जीसी फॉलो कर रही है, फिर एटी बेस पेयर है, फिर इसको जीसी बेस पेयर फॉलो कर रही है, फिर एटी की सीक्वेंस आ जाती है, उसको जीसी बेस पेयर फॉलो कर रही। ट्रांसक्रिप्ट आरएनए बना है, ये जो ट्रांसक्रिप्ट आरएनए बना है ये देखें, फिर जो है यहाँ पे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन गए जीसी की, और यहाँ पे ये म्यूटेशन रीजन दिखाए गए हैं। एक्चुअली ट्रांसक्रिप्ट फोल्डेड टू फॉर्म अ टर्मिनेशन हेयर पिन, ये स्ट्रक्चर बनी है ताकि एमआरएनए उससे जो है बाहर जो है वो स्टैंड बन सके, टर्मिनेशन हो सके, हेयर पिन बनी। उसके बाद जनाब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस होती है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस जो है इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन बनते हैं, जबकि आप देख रहे हैं इंट्रॉन जो है वो रिमूव हो गए हैं, जस्ट एक्सॉन अटैच हो गए हैं, इसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये एक्चुअली जो था एक प्राइमरी आरएनए था जो कि नॉन फंक्शनल था, ये फिर एक फंक्शनल आरएनए बना है। फंक्शनल आरएनए का मतलब है ये आगे जो है प्रोटीन वगैरह बनाना शुरू कर देगा, लेकिन इसने क्या किया है, मूव करने के लिए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म मूव करने के लिए इसने अपने हेड को कवर किया है, 5 प्राइम एंड इसको हेड कैपिंग की है, और इसको टेल को पॉलीएडेनिलेशन के जरिए कवर किया है, ताकि इस पे जो न्यूक्लियसेस एंजाइम है या फॉस्फेटेजेस है वो एक्ट ना कर सके। 5 मिथाइल जीटीपी यहाँ पे जो है ऐड किया गया है, और ये जीटीपी का कंपाउंड जो है इस एंड पे ऐड किया गया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स को जो है जेनेटिक कोड कहते हैं। प्रेजेंट ऑन एमआरएनए इज कॉल्ड कोडान, एमआरएनए के ऊपर जो चीज मौजूद है उसको कोडान कहते हैं, ये 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। जबकि अगर ट्रांसफर आरएनए के ऊपर मौजूद है तो इसको क्या कहेंगे, एंटीकोडान। ये टेबल दिया गया है, ये एक्चुअली जेनेटिक कोड का 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का, तो आप देख लेंगे। उसके बाद हम जेनेटिक कोड की तरफ आते हैं। यूनिवर्सल है और नॉट यूनिवर्सल की एग्जांपल जो दी गई है वो एजीए दी गई है। आर्जिनिन जो है ह्यूमंस में, बैक्टीरिया में, ऑल अदर ऑर्गेनिज्म में एजीए आर्जिनिन को ही कोड करता है यूनिवर्सल के, बट नॉट यूनिवर्सल। इट इज नॉट अ क्वाइट यूनिवर्सल। क्यों नहीं है वो, इसलिए इसकी एग्जांपल क्या दी गई है, जैसा कि अगर हम मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें और उसके बाद न्यूक्लियर डीएनए की बात करें तो कुछ एक्सेप्शन है, जैसा कि यूजीए है तो न्यूक्लियर डीएनए में स्टॉप कोडान को कोड कर रहा है, जबकि मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है। इसलिए एयूए है तो इधर एसोल्यूसिन को कोड करता है, जबकि इधर जो है मिथियोनिन को कोड करता है। इस तरह एजीए है या एजीजी है जेनेटिक कोड, तो ये आर्जिनिन को न्यूक्लियर डीएनए में कोड कर रहा है, मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए में स्टॉप कोडान को कोड।
तो हम अपने लास्ट टॉपिक ट्रांसलेशन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अमीनो एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए। एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी वो क्या करेंगी, वो जो है आगे जो है प्रोटीन की सीक्वेंस अमीनो एसिड्स को उसके मुताबिक क्या करेगा, अरेंज करेगा। तो इसके 3 स्टेप है, इनिशिएशन है, उसके बाद इलांगेशन है, या उसके बाद टर्मिनेशन है। तो सबसे पहले हम इनिशिएशन की तरफ आते हैं। इसमें बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए होती है, मॉडिफाइड मिथ्योनिन टू स्मॉल राइबोसोमल यूनिट। उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर पोजीशन द ट्रांसफर आरएनए ऑन द पी साइड, पॉलीपेप्टाइड साइड जो है। उसके बाद ए साइड अमीनो एसिड साइड ट्रांसफर आरएनए विल बाइंड, ए साइड पे बॉन्ड करता है। उसके बाद ई साइड है, एग्जिट साइड, एम्प्टी द ट्रांसफर आरएनए विल एग्जिट। उसके बाद इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द यूएजी ऑन द एमआरएनए। उसके बाद इलांगेशन पे आ जाएंगे। इलांगेशन फैक्टर जो है जिसमें बाइंड टू द अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एडजेसेंट अमीनो एसिड्स, रिलीज होगी इनिशियल जो मिथ्योनिन है, उसके बाद अटैच हो जाएगी सेकंड अमीनो एसिड के साथ। रेबोसोमल जो है, रेबोसोम जो है मूव करेगा 5 से 3 प्राइमर इंटरेक्शन, और उसके बाद ट्रांसलोकेट द इनिशियल ट्रांसफर आरएनए टू ई साइड। ये प्रोसेस रिपीट होगा और आखिर पे हम टर्मिनेशन पे आ जाएंगे। नॉन सेंस कोडॉन एक्सपोज हो जाएंगे, यूएई या यूएजी या यूजीए, और रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा जो कि क्या कर देगा, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, और इस तरीके से न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी जो कि एक्चुअली क्या होगी, प्रोटीन होगी। जैसा कि आप इस प्रोसेस में देख सकते हैं, ये एक एमआरएनए का स्टैंड पड़ा हुआ है, 5 से 3 प्राइमर इंटरेक्शन, रेबोसोमल सब यूनिट, लार्ज रेबोसोमल सब यूनिट बनी हुई है स्मॉल। इधर आप देख रहे हैं स्मॉल और लार्जर सब यूनिट अटैच हो गए। अब ये ए साइड बन गई, ये पी साइड बनी, और ये क्या बनी है, ई साइड। इलांगेशन शुरू हुई है, आप देख सकते हैं अमीनो एसिड्स आ रहा है, और उसके बाद ये ट्रांसफर आ रहे हैं, इसको लेके आ रहा है, ए साइड पे आया, और फिर ई साइड, पी साइड पे आके ये बाइंड हो गया अमीनो एसिड। और इस तरीके से टर्मिनेशन में देखें कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है। स्टॉप कोडॉन यहाँ पे आया था जिसने टर्मिनेशन कर दी। तो इस तरीके से प्रोसेस जो है क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ। एक प्रैक्टिस एमसीक्यू दिया गया है जिसको हम देखते हैं। इन द ट्रांसलेशन द टर्मिनेटिंग कोडॉन, ट्रांसलेशन में जो टर्मिनेटिंग कोडॉन है जी वो यूएए है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक जो है, जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8 खत्म हुआ। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 9 के साथ दोबारा मैं हाजिर हूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।